चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा किस्सा आप सुनाएं जिससे मतलब जो फिराक साहब को बतौर इंसान भी एक आला दर्जे पे खड़ा करता हूँ। जी बिल्कुल। हम जो दो पोइट्री के मतलब दो तीन जो पोइट्री चलती हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, एक तो हम इंग्लिश पोइट्री पढ़ते हैं, उर्दू पोइट्री पढ़ लेते हैं और हिंदी पोइट्री पढ़ लेते हैं, और फिर इसके आगे हम पढ़ते नहीं क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं, इतना भी पढ़ लिए तो हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। तो जो इंग्लिश पोइट्री है वहाँ जो है सिर्फ पोएट की पोइट्री देखी जाती है, यानी कृतित्व तो देखा जाता है। लेकिन जो हिंदी या हिंदी मतलब हिंदी पट्टी है या जो हम लोग हैं, हम कृतित्व भी देखते हैं और शायर का व्यक्तित्व भी देखते हैं या कवि का व्यक्तित्व भी देखते हैं कि ये जाती जिंदगी में जो है कितना बड़ा है। तो फिराक साहब जो अपनी व्यक्तिगत जो उनका व्यक्तिगत जीवन था उसमें बहुत बड़े थे, बड़े ऐसे थे कि एक बार आप लोग डेहरिया समझते हैं जिसमें धान गेहूँ रखे जाते थे, मिट्टी की बनाई जाती थी। तो जी जो पुराने हैं 90s उनको शायद याद हो, मेरे यहाँ थी तो मुझे मालूम है। जी जी, तो उसमें धान गेहूँ रखे जाते थे, तो उसमें जो है चिड़िया ने अंडे दे दिए, घोंसला रख दिया अपना। अच्छा अब गेहूँ निकाला नहीं जा सकता था तो बड़ी समस्या हो गई। नौकर ने आके फिराक साहब को बताया कि फिराक साहब चिड़िया ने अंडा दे दिया है और घोंसला रख दिया है, अगर हम अनाज निकालेंगे तो टूट जाएगा। तो फिराक साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप उसको छुइएगा मत, जब तक वो अंडे से बच्चे नहीं हो जाते और वो अपना उड़ नहीं जाते हैं तब तक अनाज जो है बाहर से आएगा, उससे धानागार जो है धान्यागार उसको छुआ नहीं जाएगा, उससे नहीं लेंगे हम। तो भाई ये हो गया। और फिराक साहब बहुत खुश, फिराक साहब कहते थे कि ये पशु पक्षी हैं वो उन्हीं के यहाँ जाते हैं जिनसे वो डरते नहीं या जो यहाँ वो बहुत सेफ महसूस करते हैं। तो चिड़िया अगर आपके यहाँ घोंसला रख रही है तो उसे तोड़िए मत क्योंकि वो बहुत सेफ महसूस कर रही है। तो फिराक साहब भाई बोले नहीं, तो फिर ऐसा होने लगा। फिराक साहब रोज यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आए और रोज वो अंडा का घोंसला देखने जाए कि भाई घोंसला हमारा उसका सुरक्षित है कि नहीं। एक रोज फिराक साहब लौट के आए यूनिवर्सिटी से और बहुत चिड़िया की आवाजें आ रही थी, तो उन्होंने रमेश जी को भेजा और कहा कि जाइए देखिए वो घोंसला सुरक्षित है, क्या है मतलब ये चिड़िया इतना चहक क्यों रही है, क्या दिक्कत है इसको, जो दिक्कत है इसकी पूरी करिए। तो रमेश गए, रमेश को आने में वक्त लगा तो फिराक साहब भी पीछे से पहुंच गए, यूनिवर्सिटी से आए थे थक हार के लेकिन पहुंच गए। वहां देखते हैं कि जो घोंसला है वो टूटा पड़ा है और अंडे जो है फूटे पड़े हैं और चिड़िया चहक रही है। फिराक साहब बहुत दुखी हुए और दुखी इस कदर हुए कि वो वहीं से लौट के अपने कमरे में बैठ गए और नौकर को बुलाया कि कैसे टूट गया ये, मतलब अपनी आवाज़ में चिढ़ाते हुए डांटते हुए। फिराक की आंखें बिल्कुल कंचे की तरह बड़ी बड़ी आंखें थी, फोटोज में आप देखिए बड़ी बड़ी सी आंखें, रहस्य से भरी हुई आंखें, जिस तरह ओशो की आंखें हैं कहीं ना कहीं मुझे लगती हैं उसी तरीके से एक रहस्य से भरी आंखें। तो उन्होंने कहा कैसे टूट गया ये घोंसला। तो उसने कहा कि मैडम जी ने, बीबी जी ने कहा था या मैडम जी ने मतलब माता जी ने कहा था कि निकाल लो, गेहूँ निकाल लो। तो बोले हमने मना किया था, चप्पल उठाए उसको मारे कम से कम 20 चप्पल जितना मार पाए मारे। तो बोले भाग जाओ मेरे यहाँ से, तुमको पैसे भी नहीं देंगे और यहाँ से निकल जाओ। फिराक साहब ने उसको भगा दिया और फिराक साहब रोज शराब पीते थे, मैं मतलब आप लोग मत पीजिएगा। फिराक साहब पीते थे, फिराक साहब जैसे बड़े बन जाइए तो उनको इंसोमेनिया थी, नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे। तो इस तरह का उनका अजीब सा जीवन था, कहते थे हवन कुंड हो गया है मेरा जीवन। एक नज़्म में, हिंडोला नज़्म में एक बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि मेरा जीवन जो है हवन कुंड बन गया है। तो फिराक साहब ने शराब भी नहीं पी और बैठे रहे। रात में 3 बजे रमेश के पास गए और अपना दुख व्यक्त किए। रात में बाद में फिर अपना सुबह उसी तरह जगह ही रात भर सोए नहीं और यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी जाने से जब लौट के आए उससे पहले रमेश जो है नहीं, रमेश यूनिवर्सिटी चले गए, फिराक साहब उस दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं गए। तो जब यूनिवर्सिटी फिराक साहब नहीं गए तो इतनी देर में रमेश यूनिवर्सिटी में जाके उस एक मिनट, फिराक साहब जो है वही घर पे थे, रमेश यूनिवर्सिटी चले गए और वो जो जिस नौकर को मारा था उसका फादर यानी उसके पिताजी वो फिराक साहब के घर आए और फिराक साहब को खूब धमकाया। ये जो चहल पहल हो रही है इससे मैं भूल जा रहा हूँ चीजें, तो मैं माजरत खा हूँ इस चीज के लिए। अभिषेक भाई थोड़ा सा गेट पे बंद कर दीजिए, 10-5 मिनट छोड़ दीजिए फिराक साहब के साथ।
जी, मैं भूल जा रहा हूँ क्योंकि वो चहल पहल मुझे इरिटेट कर रही है। माफ कीजिए। फादर आया और फादर ने क्या किया कि फिराज साहब को खूब धमकाया कि तुमने मेरे बेटे को मारा कैसे। फिराज साहब की एक अलमारी थी, उसमें शराब थी, वहां से शराब उसने छीन ली। फिराज साहब के पास जो पैसा मिला वो छीन लिया और वो छीन छान के चला गया। वो चला गया, रमेश लौट के आया। रमेश को ये बात पता चली कि फिराज साहब को, मैं आपको यही बात देख के बात करता हूँ तो रमेश को बात पता चली और रमेश बहुत दुखी हुए। तो वो गए पहलवान के यहाँ और पहलवान को खूब धमकाए, मारे और लौट आए, क्योंकि भाई उनके गुरु को, उनके उस्ताद को उसने छेड़ दिया था। भाई फिर ये 2-3 दिन बाद फिराज साहब को ये बात पता चली कि रमेश ने ऐसा किया है। तो रमेश को बुलाए फिराज साहब, बोले देखिए ऐसा है कि आप उस पहलवान से माफी मांग के आइए। बोले अरे ऐसे कैसे फिराज साहब, उसने आपको इतना धमकाया, आपसे पैसे छीन ले गया, शराब छीन ले गया, आपको इस तरह से किया, उसके बाद भी आप कह रहे माफी मांग के आइए उससे। बोले यार रमेश, वो अपने जमाने में पहलवान था और उसके अंदर एक गुरूर है, एक स्वाभिमान है पहलवान होने का। जैसे कोई डीएम रिटायर हो जाए फिर भी वो डीएम ही रहेगा, अपने अंदर एक वो डीएम ही महसूस करता है अपने आप को। तो उसी तरह पहलवान जो है वो अपने अंदर एक मजबूती महसूस करता है। तो बोले मैं चाहता कि एक एप्लीकेशन लिखकर डीएम को दे देता तो क्या इसको जेल नहीं हो जाती। एक बार जो है, मैं इस किस्से में भी किस्सा है कि एक बार जैसे राज्यपाल उनके फिराज के दरवाजे पे आए फिराज साहब से मिलने। फिराज साहब ने कहा कि फिराज साहब किसी आम आदमी से मिल रहे थे, जैसे कि कुछ सुन रहे थे, तो बोले राज्यपाल को वहीं बैठा लो, जब ये चले जाएंगे तो इनसे मिलेंगे। तो राज्यपाल भी उनके दरवाजे पर बैठे रहते थे। तो वो चाहते तो यकीनन उस पहलवान को जेल में डलवा देते और हमेशा जेल डलवा देते। लेकिन फिराज साहब ने कहा कि जाइए माफी मांग के आइए। और रमेश गए, माफी मांग के आए और लौट के बताया कि हमने माफी मांगी। और फिर उस नौकर को भी बुला लिया फिराज साहब ने, उसको पैसे भी दिए और उसको वापस नौकरी पे रख लिए। तो इस तरह से देखिए कि फिराज साहब एक छोटी छोटी जो भावनाएं हैं किसी व्यक्ति की, फिराज साहब कहा करते थे, मतलब उसको समझते थे। फिराज साहब कहते थे कि अगर एक पेड़ की पत्ती तोड़ी जा रही है तो उसका जो रिवर्स एक प्रतिकार या इसका एक रिजल्ट जो निकल रहा है वो कहीं सितारा और टूट जाएगा। मतलब एक पेड़ की पत्ती टूट, संसार इस तरह से बुना हुआ है कि जब आप एक पत्ती तोड़ते हैं तो ऊपर से तारा टूटता है। इतना मतलब अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिटर्न होकर आपके पास आता है। तो फिराज साहब को समझते थे मानवीय भावनाओं को। जी बिल्कुल। अच्छा प्रणव, हमारा मन तो है कि ऐसे हम और भी किस्से सुने, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी है और हमने अभी फिराक की शायरी पे बात की नहीं है, तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम चाहते हैं कि शायरी का रैपिड फायर राउंड खेला जाए। जल्दी भी हो जाएगा और हमें प्रणव की वो शायरी माफी के फिराक साहब की अच्छी शायरियाँ भी आपके माध्यम से सुनने को मिलेंगी। तो मैं कुछ वर्ड्स देता हूँ आपको, आप उनसे रिलेटेड फिराक साहब की जो भी शायरी आपको याद आए वो सुनाइएगा। जिंदगी। जिंदगी जिंदगी पे फिराक का शेर है कि दिखा तो देती है बेहतर हयात के सपने। हयात मतलब जीवन, कि दिखा तो देती है बेहतर हयात के सपने, खराब होकर भी जिंदगी इतनी खराब नहीं। वाह। मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, तुझे कुछ भूलता सा जा रहा हूँ। वाह, भूलता सा जा रहा हूँ, भूलता सा जा रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे भूल रहा हूँ तुम्हें, अब तुम्हें भी भूल रहा हूँ। मतलब मैं प्रेम की उस अवस्था में इश्क हकीकी से, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तरफ, मतलब इंसान के प्रेम से अब ईश्वरी प्रेम की तरफ जा रहा हूँ। तो मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, तुझे कुछ भूलता सा जा रहा हूँ। रात। रात आई है फिराक, दोस्त नहीं, किससे कहिए कि आओ सो जाए। वाह। तन्हाई। रात पे एक और शेर है। कोई बात नहीं। रात पे एक शेर है, हालांकि मेरा पसंदीदा शेर भी है फिराज का, कि खुनक सियाह महके हुए साए फैल जाए हैं जलथल पर। खुनक सियाह महके हुए साए फैल जाए हैं जलथल पर, किन जतनों से मेरी गजलें रात का जूड़ा खोले हैं। वाह, क्या प्रतिबिंब है।
जी जी। इसको कल्पना देखिए, मतलब किन जतनों से मेरी गजलें, रात का चूड़ा खिले, रात कोई मानवीकरण कर दिए रात का। फिराक को शायरी नीमबाज भी कहा जाता था, आधी रात का शायर, खुद ही कहते थे कि हम शायरी नीमबाज हैं। तन्हाई। जी, ये तो दूरदर्शन का एक मतलब एक क्लिप पड़ा है यूट्यूब पे, दूरदर्शन की एक क्लिप पड़ी है यूट्यूब पर, उसमें भी एक शेर है ये कि तन्हाई में किसे बुलाए ऐ दोस्त, तुम दूर हो किसके पास जाएं ऐ दोस्त, वाह। इस दौलते वक्त से तो दम घुटता है, ये नकदे शब कहाँ भुनाए ऐ दोस्त। इमेजिनेशन की अभी हमने बात की, इमेजिनेशन पे कोई और शेर सुनाइए। जी, इमेजिनेशन पे एक शेर है, मतलब कई सारे शेर हैं, और इस वक्त असल में जो याद आ रहे हैं मुझे वो सुना रहा हूँ कि एक है कि हर नजर जलवा है, एक ये शेर है, और एक और शेर, मतलब एक पेंटिंग की है फिराक ने अपनी शायरी में, मतलब शब्दों के दम पे उन्होंने पेंटिंग की है, तो वो भी शेर मैं सुनाऊंगा। एक है कि हर नजर जलवा है, हर जलवा नजर हैरान हूँ, हर नजर जलवा है, हर जलवा नजर हैरान हूँ, आज किस बैतुल हरम में, यानी ईश्वर के घर में हो गया हूँ बारयाब, प्रवेश कर गया हूँ। और ये शेर कि बारहा हाँ बारहा, यानी बार बार हाँ बार बार, मैंने दमे फिक्रे सुखन, मैंने काव्य चिंतन के समय जब मैं कविता कर रहा था, बारहा हाँ बारहा मैंने दमे फिक्रे सुखन, छू लिया है उस सुकून को जो है जाने इज़्तिराब, यानी मैंने बार बार काव्य चिंतन में उस सुकून को छुआ है जो व्याकुलता की आत्मा है, यानी व्याकुलता को एक मानवीकरण किया उसका, उसको मानव बनाए, और फिर उसकी भी आत्मा का एक सुकून था। तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं अपने काव्य चिंतन में, यानी काव्य कविता रचते समय उस सुकून को भी छू लेता हूँ। तो ये कल्पना का मतलब आप परवाज देखिए, बारहा हाँ बारहा मैंने दमे फिक्रे सुखन, छू लिया है उस सुकून को जो है जाने इज़्तिराब। फिलोसफी फिलोसफी फिलोसफी, यार उनके सारे शेर तो फिलोसफी से भरे हैं, हर चीज हर जगह तो फिलोसफी कहते हैं। कि एक शेर देखिए फिराक का एक शेर है कि क्यों इंतहाए शौक को कहते हैं बेखुदी, क्यों इंतहाए शौक को कहते हैं बेखुदी, खुर्शीद की ही आखिरी मंजिल तो रात है। अब देखिए शेर देखिए, इंतहाए शौक यानी जब प्रेम की इंतहा हो जाती है तो आदमी बेखुद हो जाता है, पागल हो जाता है। तो उसको पागलपन क्यों कहते हैं? वो तो प्रेम की चरमावस्था है, चरम अवस्था है। जैसे सूर्य की आखिरी मंजिल रात है, एक वक्त ऐसा आता है कि उसके आगे सूर्य के एक मंजिल के बाद रात आ जाती है, तो उसी को फिराक कहते हैं। यहाँ की इमेजिनेशन भी है, फिलॉसफी भी है कि क्यों इंतहाए शौक को कहते हैं बेखुदी, खुर्शीद की ही आखिरी मंजिल तो रात है। वाह। उर्दू ज़बान फिर जैसे गालिब को अपनी ज़बान का बड़ा, अपने अंदाज़े बयां का बहुत गुरूर था। गालिब बात बात पे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और इसी तरह फिराक को अपनी उर्दू ज़बान पे भाई घमंड था, और घमंड इनको बहुत ज़्यादा था। तो इनका एक शेर है, मेरी घुट्टी में हो के हल पड़ी थी उर्दू ज़बान, मेरी घुट्टी में हो के हल पड़ी थी उर्दू ज़बान, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। मैंने जो कह दिया वो हुस्ने बयां है कि मेरी घुट्टी में हो के हल पड़ी थी उर्दू ज़बान, यानी बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है तो उस घुट्टी में उर्दू ज़बान हल होके, मतलब सॉल्ड उर्दू ज़बान मेरी घुट्टी में पड़ी थी, मेरी घुट्टी में। क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो फारसी के बहुत बड़े शायर थे, गोरख प्रसाद इबरत। इस बात पे भी फिराक साहब को बड़ा फक्र था। जी। मीर फिराक के बहुत बड़े, मतलब मीर जो है फिराक साहब उनके बहुत बड़े मद्दाह थे, प्रशंसक थे। तो फिराक साहब कहते थे कि वो गालिब से बड़ा मानते थे मीर को, कहते थे मीर बहुत बड़ा शायर है। और उनका एक शेर है मीर को लेकर कि गालिबो मीर मुसहबी, हम भी फिराक कम नहीं। और एक शेर ऐसे कुछ है चराग वाला, किससे कुछ बात कैसे मुझे याद नहीं है ना, उसमें कहते हैं कि बहुत उदास है रात,
गजल का जी गजल का साज उठाओ, गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात। मतलब नवाए मीर यानी मीर की आवाज सुनाओ। तो ये शेर है इनका मीर पे। एक जगह वो कहते भी हैं कि ऐसे करके सानी मिसरा है, नीचे का मिसरा है, इसमें कहते हैं कि इन अपनी गजल के लिए कहते हैं कि इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। एजाज सुखन की कैसी उड़ाली है ये आवाज परवाज, एजाज सुखन की कैसी उड़ाली ये उठा ली ये आवाज, ऐसे कुछ है कि इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। कमाल। इलाहाबाद फिराक साहब की आँख का ऑपरेशन हुआ था और अपने आखिरी वक्तों में थे फिराक, और मतलब 80 साल के शायद उनका 82 साल के, मतलब जब वो 82 साल के थे तब उनका आँख का ऑपरेशन हुआ, और क्या ऑपरेशन के बाद वो फिराक लौटे हैं इलाहाबाद, और कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। तो फिराक को इलाहाबाद से जाने का बहुत दुख था। तो फिराक ने एक शेर कहा कि आज इलाहाबाद है सूना, शायर के उठ जाने से सदियों सदियों ढूंढोगे मगर कहाँ फिराक को पाओगे। वाह कमाल। प्रणव, एक आखिरी कि मैंने सुना है कि आप फिराक जैसी आवाज भी निकाल लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका कोई भी शेर उनकी ही आवाज में आप हमारे ऑडियंस को पढ़ के सुनाइए। जी शुक्रिया, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। फिराक साहब मतलब कहते थे कि बोला जाए तो शब्दों से भी पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो सियाह कहते हैं या निगाह कहते हैं तो उसमें वो एक खिंचाव लाते हैं कि निगाह मतलब एक देखने की प्रक्रिया पूरी उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिराक एक नज़्म है उनकी आधी रात, उसमें उसी शुरुआत के जो शेर मुझे याद है मैं सुनाता हूँ कि सियाह पेड़ है अब आप अपनी परछाई, जमीन से तामहो अंजुम सुकूत के मीनार। यानी सियाह पेड़ है आप अपनी परछाई, जिस काले पेड़ है सियाह पेड़ जो क्योंकि अंधेरे में पेड़ काले हो गए हैं, अब वो अपनी ही परछाई बन गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुकूत के मीनार है, यानी मौन के खंभे गड़े हुए हैं। सियाह पेड़ है अब आप अपनी परछाई, जमीन से तामहो अंजुम सुकूत के मीनार, जिधर निगाह करे कथा गुमशुदगी। इस तरह से फिराक की एक आवाज थी। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ हमसे छूट गया हो जो फिर भी आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। जी बिल्कुल। उनका एक शेर था और फिराक में एटीट्यूड बहुत था, एटीट्यूड यानी कल्ट थी अपने अंदर। वो अपने आप में बहुत बड़े शायर थे और बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि वो अपने दौर में सबसे बड़े शायर हैं या बहुत बड़े शायर हैं, और जो ये जान लेता है वो अपने एटीट्यूड में रहता। मीर को मालूम था, मीर का एक शेर है कि पढ़ते फिरेंगे गलियों में रेख्तों को लोग, मुद्दतों रहेंगी यहाँ बातें हमारियाँ, कि इन जो मेरी गजलें हैं इनको लोग मुद्दतों पढ़ते फिरेंगे और मेरी बातें यहाँ हजारों साल तक रहेंगी। मीर को मालूम था और फिराक को भी बात मालूम थी। फिराक कहते हैं कि मैं एक्स-HOD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी से मैं मिला, तो उन्होंने फिराक को देखा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिराक को आपने देखा है और कैसे थे वो। मुनव्वर रौना ने का भी ये मानना है कि उन्होंने देखा है, उनसे भी मिला था तो उन्होंने भी बताया कि फिराक का एक किस्सा भी सुनाया। पर मुझे प्रोफेसर साहब की बात पर ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि प्रोफेसर साहब वहीं से पढ़े हैं या इलाहाबाद से ही। फिराक साहब एक प्रोफेसर थे, तो बताते हैं कि फिराक साहब जो है बहुत गाली देते थे, एकदम जो है मतलब किसको क्या बोल रहे हैं उनको मतलब ही नहीं है। तो उनका एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। कि मतलब तुमसे जलेंगी नस्लें जब उनको ये पता चलेगा कि तुमने सिर्फ फिराक को देखा है। तो आप उसकी अजमत सोचिए, उसकी ऊंचाई सोचिए, कितना बड़ा शायर था। एक जगह वो कहते हैं, एक शेर आखिरी शेर में, शायद वक्त भी मेरा ज्यादा ही हो गया है, फिराक को मुझे बोलने के लिए कहते हैं तो मैं 2-3 घंटा बोल सकता हूँ, तो इसमें वो नहीं है, शायरी के अलग अलग पहलू खोलता चला जाऊंगा। एक शेर मैं सुनाता हूँ और शेर क्या है मैं ये समझा के खत्म करता हूँ।
एक शेर है कि वो मैं आपको कल सुना रहा था ना, वो शेर की कैसे भारतीय सौंदर्य किसी स्त्री का सौंदर्य, उर्दू कविता के पास स्त्री सौंदर्य नहीं था, वो एक सुराही जैसी गले वाली एक औरत जिसकी हिरनी जैसी आंखें ऐसी कुछ थी, लेकिन भारतीय सौंदर्य कुछ बहुत अलग था। फिर आप कहते थे कि अगर गालिब और कालिदास को एक साथ बैठा दिया जाए तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, एक टॉपिक नहीं मिलेगा जिसपे दोनों बैठ के बात करें, क्योंकि एक संस्कृत का सबसे बड़ा कवि और एक उर्दू का सबसे बड़ा शायर, सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा शायर। तो इस पे जो है शेर सुनाना है ना मुझे, और कुछ सुनाना है? जी जी, किस्सा तो नहीं सुनाना ना, शेर ना शेर सुनाना। सुनाइए। हाँ जी, तो एक शेर है फिर आपका कि पूछते हो ऐ शख्स क्या हूँ कौन हूँ, पूछते हो ऐ शख्स क्या हूँ कौन हूँ, काश तुमको कोई बताए शायर आजम फराक खातिमुल मुल्क गजल लिए, कि ऐ शख्स तुम पूछते हो कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, काश तुमको कोई बता दे कि मैं शायर आजम फराक हूँ जो गजल कहने वालों में आखिरी है। शुक्रिया। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया, और टीम फेकता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगरा से सफर करके भाई यहाँ तक आए। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बिना हुट किए मुझे सुनाई इतनी देर, बहुत शुक्रिया।